ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय फ्यूचर? फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। आईआईटी की जर्नी थी, वही फेलियर सबसे ज्यादा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट काम किया। मैंने कभी भी अपने घर पे नहीं बताया। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है फाइनल ईयर तक उनको कभी नहीं बताई। ओरू पूछ के कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट परेशान हो रहा है, रात को 11 बजे फोन कर रहा है और सामने पापा बैठे हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। और इवन ऑल्दो मुझे जाना भी पड़ता था 12-1 बजे। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। वहाँ पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज देख ली मैंने। फर्स्ट विला की क्या स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे काफ़ी टाइम लगा ओनर्स को समझाने में, बताने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वो उनकी प्राइवेट जगह थी। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने कभी उनको निराश होने नहीं दिया किसी भी एस्पेक्ट में। हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ। उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम हमेशा हमारे ग्राउंड पे होते हैं। ऑफिस टीम ऑफिस में होती है और हम हमेशा एक ऐसे टाइम पर अपना काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रीशियस है। इंजीनियरिंग ही आपको सिखाती है कि आपको क्या इंजीनियरिंग के अलावा करना है। तो एंटरप्रेन्योर तो आप बने, लेकिन अगेन मेरे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग तो हमेशा स्टार्टिंग से होती है। बचपन कैसा था? बचपन एक्चुअली काफ़ी उसी में पढ़ाई वढ़ाई में निकला। काफ़ी स्टूडियस चाइल्ड आप मुझे कह सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करी। कोटा में मैं रहा, मैंने जेई मेंस क्लियर किया, आईआईटी में नहीं कर पाया और उसी कारण मैं फिर उदयपुर में ही रहा अपने पेरेंट्स के पास में। सीटीआई से मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी आईटी में। फर्स्ट ईयर वहाँ पर करा और एक्चुअली क्या था, सपना था आईआईटी में जाना है करके, बट जा नहीं पाया। तो मतलब सीटीआई में रह के मतलब मन सा नहीं लगता था। ऐसा लगता था यार वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे वो। तो ऐसा लगता था नहीं कुछ करना तो पड़ेगा। फिर धीरे धीरे सेकेंड ईयर से मैंने कुछ करने की इच्छा से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड एज अ टीचर। फिजिक्स पढ़ाता था मैं। यस, मैंने फिजिक्स वाला? हाँ जी, नहीं फिजिक्स वाला ऐसा नहीं, बट मैं होम ट्यूशन्स करता था। बच्चों को घर पे जाके पढ़ाता था। वहीं से ही फिर सारी जर्नी स्टार्ट हुई और एंटरप्रेन्योरशिप में आए। मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था तब ही मैंने ये सोच लिया था कि यार कुछ अलग करना है। तो मैं पहले मैंने एक्चुअली फिजिक्स और मैथ्स में टॉप किया था अपने बोर्ड में। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी नॉलेज दूसरे बच्चों को दूं जो सच में आईआईटी वगैरह कहीं जाना चाहते हैं अच्छी जगह। सो आई थॉट कि ये सबसे बेस्ट जगह है। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर वहाँ से हमने मतलब थोड़ा सा वहाँ से भी बोर होने लगा मैं। तो फिर मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, ऑन रेंट फॉर यू। ओके। हाँ जी, तो फिर वहाँ पर ना एनीथिंग ऑन रेंट करके हम देते थे। फिर वहाँ से वो नाम निकल के आया ओरू, ऑन रेंट फॉर यू। तो ओरू होम ट्यूशंस वहाँ से बना, ओरू पूल्स बना। ओरू पूल्स को ही मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया और ओरू पूल्स को जब मैंने कंटिन्यू किया तो धीरे धीरे मुझे इस मार्केट के बारे में पता पड़ा। आई वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ अवेयर अबाउट व्हाट इज होटल इंडस्ट्री। इवन ऑल्दो ओरू पूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं शायद 2 या 3 होटल्स में भी पूरी लाइफ में नहीं रुका। कभी होटल्स में रुकना ही नहीं हुआ। तो बिल्कुल नई चीज़ें थी, काफ़ी फैसिनेटिंग थी मेरे लिए। तो मैंने इसी तरीके से स्टार्ट करा। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? क्या कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में? क्या करते हैं वो लोग? मेरा छोटा भाई है, मदर फादर, और पापा का प्रॉपर्टी का ही बिजनेस है और मम्मी हाउसवाइफ है। दैट्स इट। और छोटा भाई मुझसे 9 साल छोटा है। तो जैसे हर बच्चे के माइंड में एस्पिरेशंस होते हैं बचपन में, यू नो, पायलट बनने के, क्रिकेटर बनने के, वो एस्पिरेशन क्या था? क्योंकि इंजीनियरिंग और ये सब तो 8-9 के बाद में हमें समझ आती है। हाँ, मतलब बचपन से एक्चुअली एक ही था। हमारे एक ब्रदर थे, वो आईआईटी में गए थे। तो बचपन से सभी लोग उन्हीं को काफी ज्यादा वो करते थे, नहीं आईआईटी में गए, आईआईटी में। सो बचपन से एक वो आईआईटी का कीड़ा था कि आईआईटी करना है, कुछ भी हो जाए वही करके मानेंगे। तो उस कारण मैंने ड्रॉप भी किया। ओके। हाँ, आई वाज ड्रॉप्ड आल्सो, बट नहीं बैठा फिर। आज क्या आपको लगता है कि अगर आईआईटी वाली चीज, क्योंकि वो तो एक डिराइव्ड डेस्टिनेशन थी किसी और से देख के या किसी और के इंस्पिरेशन से। यस, एग्जैक्टली। बट नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, क्या लगता है अगर आईआईटी नहीं करते तो क्या क्या एस्पिरेशंस थे?
या कभी इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं सोचा, बस यही करना है, अच्छी साइंस लेना है। मुझे सेकंड क्लास से पता था कि मुझे साइंस लेना है, ओके IIT जेईई मेंस एग्जाम देने और यही चीज करनी है। मतलब इसके आगे का भी नहीं पता था मुझे कि कौन से कॉलेज में जाना है, क्या करना है, कॉलेज के बाद क्या होता है, Okay. नथिंग। बस एक ही चीज क्रैक करनी थी, वो इतनी ज्यादा कर ली कि क्रैक ही नहीं हुई। क्या वो मैं प्रेशर वर्ड तो यूज नहीं करूँगा, लेकिन क्या ये जो बेंचमार्क है आपके यंगर ब्रदर पे भी आया? नहीं, कभी नहीं। ओके कितना 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 छोटा है आपसे? वो मुझसे 9 साल छोटा है। ओके 2004 है उसका बर्थ। ओके बट अगेन जब मैंने फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट करी तो मम्मी पापा को भी ऐसी लगा कि यार नहीं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, पढ़ाई के अलावा भी कुछ और बच्चे कर सकते हैं। इवन ऑल्दो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने कभी भी अपने घर पे नहीं बताया। जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है फाइनल ईयर तक उनको कभी नहीं बताई, ओरू पूछ के। ओके मैंने कभी तक उनसे शेयर नहीं किया कि मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, और मैं क्या चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में, मैंने कभी उनसे शेयर नहीं किया। और इवन ऑल्दो फाइनल ईयर तक जब मैं आ गया था, काफ़ी अच्छे से मैंने ओरू पूछ को एस्टेब्लिश कर लिया था, ओरू विलास भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब तक मेरे पापा मुझे अखबार में वो जॉब्स की वो आती है, तब तक वो मुझे भेजते थे कि ये जॉब निकली है, इसकी पढ़ाई करो, इसकी पढ़ाई करो, इसकी पढ़ाई करो। सो वो तब फाइनल ईयर तक वो चीज़ें करते थे। फिर मैंने उनको एक दिन मैं उनको अपनी एक प्रॉपर्टी पे ले गया जो BR विला है, वहाँ पर ही मैं उन्हें ले गया और मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है और मैं इस प्रॉपर्टी को चलाता हूँ और इस तरीके से मेरे यहाँ पर गेस्ट वगैरह ये सब आते हैं। इनिशियली वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के थ्रू उन्हें सुनने को मिला। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन ऐसा नहीं था जो उन्होंने सोचा था कि वो उन्होंने यही सोच रखा था कि मैं एक अच्छी IT जॉब करूँगा पुणे मुंबई जाकर और ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ और मैं अपने प्लेसमेंट्स में बैठने वाला हूँ, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो काफ़ी उनके लिए ज़्यादा निराशाजनक था। बट ठीक है, टाइम के साथ में उन्होंने भी चीज़ों को समझा और हमने भी उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, लोगों ने भी हमारे बारे में बात करना स्टार्ट किया, तब जाकर उन्हें सच में लगा कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत सेंट्रल थीम है एक्चुअली। आजकल के पेरेंट्स स्पेशली दे वांट यू टू परस्यू योर पैशन। वो चाहते हैं आप अपना पैशन परस्यू करो, लेकिन उनकी सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। एक कि आप कोई डिग्री कर लो, है ना, सो दैट आप अगर पैशन फॉलो करोगे तो कुछ नहीं तो एक सेफ्टी नेट रहेगा आपके पास में, भूखे तो नहीं मरोगे, है ना, दैट। और दूसरा मैंने ये भी देखा कि पैशन को पेरेंट्स तब सपोर्ट करते हैं जब आप उसमें थोड़ी सी सक्सेस ले लेते हो। एग्जैक्टली। जबकि उसका सपोर्ट तब चाहिए होता है जब हम उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिक क्वेश्चन इधर ये है चेतन भाई कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे इसे देखें, आप क्या सोच रहे थे जब आपने स्टार्ट किया और ये डिसीजन क्यों बनाया कि मुझे इस स्टेज पे भी नहीं बताना है? देखिए, मेरे दिमाग में क्लियर था, जैसे आपने कहा कि बाद में कुछ तो हो ही जाएगा, तो मैंने वही सोच के किया था कि यार फाइनल ईयर सब हो जाएगा, जॉब करने लगेंगे, तब तो मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी, अभी करते हैं। थोड़ा फ्री टाइम भी था, काफी सहूलियत भी मिलती थी हमें, और इंजीनियरिंग से काफी ज्यादा उतना कुछ था भी नहीं कि नहीं अब तो कुछ करके ही दिखाना है, ऐसा नहीं उससे रहा प्रेम। तो फिर जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब मैंने यही सोचा था यार कुछ नहीं होगा तो इंजीनियरिंग तो है ही, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे छोटा मोटा, तो वही सोच से मैंने स्टार्ट किया था। ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय फ्यूचर, आई एम डूइंग इट, ये मैंने एक टास्क हाथ में लिया है तो मैं उसको कर तो रहा हूँ लेकिन इसमें मेरा फ्यूचर नहीं दिख रहा, ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ? जब 6 OGP बनी, पता चल गया नहीं कर पाएंगे अपन। फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। 5.8 बनी थी, एक बार 6.2 बनी थी। फर्स्ट ईयर से ही क्लियर था मैं अपना तो नहीं होगा। कभी ऐसा करेज नहीं आया कि इसको ड्रॉप कर देते हैं? बहुत बार आया, बहुत बार मैंने ये सोचा कि अब मुझे फुल फ्लेज्डली यही काम करना चाहिए, बट अगेन जैसे कि पेरेंट्स का और ये सब चीज़ें थी कि यार एटलीस्ट एक डिग्री तो हमारे पास होनी चाहिए, तो उसी कारण मैंने फिर डिग्री कंप्लीट करी। बाकी आई थिंक कि मैं थोड़ा सा और कुछ अच्छा कर सकता था अगर मैं ये सब चीज़ें अगर फुल फ्लेजली अगर फुल फोकस के साथ करता है जी, तो कुछ और शायद आगे होता। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन और माइंड में आता है चेतन के, इंडिया में क्यों जॉब एक जॉब प्रोवाइडर से ऊपर मानी जा रही है? जो एक इंसान जॉब क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू एक जॉब करने वाले से कम कैसे हो रही है?
सीन चेंज हो रहा है, आई एम श्योर अभी सीन चेंज हो रहा है, बट स्टिल एक मेंटालिटी ऐसी है जहाँ जॉब क्रिएटर्स को बड़ा, इनफैक्ट सॉरी काफ़ी सरप्राइजिंग आपको बताऊंगा, Tier 3 Tier 4 में इनफैक्ट शादियों के लिए भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू अ बिजनेसमैन गाय। सही बात है। तो क्यों है ये सब? सर मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग हैं इंडिया में उन्हें ये लगता है कि एक बैलेंस और सेटिस्फाइड लाइफ ही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं कहीं पे भी जाएंगे, लोग पूरे वर्ल्ड घूमते हैं, पहले सब चीज़ें समझते हैं। आफ्टर स्कूल वो 2 साल घूमते ही लगते हैं, पहले अपने आप को समझते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद जाकर कोई डिसीजन लेते हैं। बट इंडिया में कैसा है कि आपको एक पाथ दिया हुआ है, आपको उसी पाथ पे चलना है, और इस पाथ का गोल ये है, अगर आपने गोल कर लिया तो आप हीरो हैं, बाकी आप हीरो नहीं है। बट वो जो जर्नी है वही तो सबसे मेन होती है किसी इंसान के लिए। हो सकता है कोई पहले रुक गया, कोई चला ही नहीं, बट ये सोचना कि मैं उस जर्नी पे चलूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए आज के इंडिया के लिए। तो ये जो एक स्टेप आपने उठाया सबकॉन्शियसली, जो हमारे माइंड में एक पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट कब फियर में बदल जाता है वो हमें पता नहीं चलता जी। इंडियन पेरेंटिंग भी ऐसी है, इसमें नथिंग रॉन्ग विद दैट, जस्ट आज व्हेन यू रियलाइज दिस, डू यू थिंक कि जो नेक्स्ट जनरेशन आपका यंगर ब्रदर है उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिला आपके इस स्टेप का? डेफिनेटली मिला है, बहुत हद तक वो मुझे हेल्प भी करता है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत चीज़ें वो संभाल भी लेता है। मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा पहले ये चीज़ें समझ ली थी कि अगर कुछ करना है तो बिज़नेस में काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, और काफ़ी हम लोग जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगेन फिर भी हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरते थे बिज़नेस वगैरह करने से और बच्चों को उसी चीज़ में डालने से। बट अगेन जब मैंने ये सब चीज़ें करी तो मेरी आने वाली जनरेशन ऑलमोस्ट सब लोग सॉर्टेड है कि अगर कोई अपने पैशन का काम करता है तो भी वो कुछ कर सकता है, तो दे आर वेरी फ्री। जो प्रेशर मैंने देखा अपनी 11th-12th में, अपने कॉलेज लाइफ में, वो प्रेशर नहीं है। अभी वो फ्रीली अपनी चीज़ें करते हैं, और ऑल्दो अगर उनके कुछ आइडियाज़ हैं, आई हेल्प देम कि नहीं, अगर तुम्हारे कुछ ये आइडियाज़ हैं, भले ही मेरे फील्ड से नहीं है, मेरे फील्ड में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बट मेरे फील्ड से नहीं है, तुम कुछ और करना चाहते हो, गो हैड। और हाउ डज इट फील? प्राउड फील होता है ये चेंज मेकर बनने के? बिल्कुल सर, प्राउड फील होता है हमेशा, और लगता है कि कुछ करा है, और आगे भी अगर ऐसा ही कुछ होता रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज सर क्या 9 साल छोटा भाई होता है तो बच्चे जैसा ही हो जाता है, करेक्ट। तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा कर रहा है। तो अगेन घर पे नहीं बताया, चीज़ें होने लग गई, एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, रिवील करने की हिम्मत कैसे आई? जब कुछ, क्या वो मजबूरी थी या हिम्मत आ गई थी? नहीं, एक्चुअली टाइम था हमारे प्लेसमेंट्स का, सो पापा का इंस्टिट्यूट बिल्कुल ऊपर ही था कि भाई क्या प्लेसमेंट चल रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हो, क्या हो रहा है। सो मैंने एक पॉइंट पे आके सोचा कि यार देखो, अब प्रॉपर्टी लीज पे ले ही रही है, अब उन्हें बताते हैं, अगर नहीं होगा तो कहेंगे कि यार अगर कुछ लॉस हुआ तो भी आई हैव सम फंड्स विद मी, बैकअप, मेरे पास एक बैकअप है, अगर ये खत्म हो गया तो आई विल डू जॉब, मैं जॉब में चला जाऊंगा। बट ऐसा कभी दिन आया नहीं, और वापस कभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं। तो फर्स्ट विला की क्या स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ? सो बेसिकली हम जब पूल पार्टीज कराते थे तो अनइंटेंशनली हम ऐसी जगहों को भी रिवील कर लेते थे जो कि किसी के प्राइवेट स्पेस होती थी। बट अगेन हम लोग वहाँ पर अलाउड होते थे, बिकॉज अगर कोई हमारे पूल पार्टीज के लिए हम लोग उनको कुछ करके दे रहे तो हम वहाँ पर अलाउड होते थे। तो हम जब वहाँ पर जाते थे, मेरे गेस्ट ही मुझे ये बताते थे कि सर हमें उस जगह पर रुकना भी है जहाँ पर आपने हमारी पूल पार्टी करवाई थी। देन आई थॉट कि जब लोग इस तरीके से भी रुकना चाहते हैं, अपने डे आउट करना चाहते हैं, नाइट आउट्स प्लान करना चाहते हैं किसी अच्छी जगह पर रह के, तो क्यों ना ऐसी चीज़ होनी चाहिए उदयपुर में जो कि हमें लीज पर लेकर लोगों को देनी चाहिए। तो फिर मैंने सबसे पहले मेरी एक प्रॉपर्टी ली थी विच इज़ BR विला, स्टिल इट इज़ एन आर काउंट, एंड उसको 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, और वो आज भी हमारी वन ऑफ बेस्ट प्रॉपर्टीज़ में से एक है। मुझे काफ़ी टाइम लगा ओनर्स को समझाने में, बताने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वो उनकी प्राइवेट जगह थी, वो वहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने वो बनाई थी, सो दे डोंट नीड इट टू बी पब्लिक। सो बट फिर भी उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और मैंने कभी उनको निराश होने नहीं दिया किसी भी एस्पेक्ट में। वो फर्स्ट पिच याद है आपको जो उस विला ओनर को आपने दी होगी कि मैं
अंकल ऐसा करना चाह रहा हूँ और आप अपने विला की चाबी मुझे दे दो। मैं उस समय में बिल्कुल बच्चे जैसे ही दिखता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि हम किसी बच्चे को अपनी इतनी प्रीशियस प्रॉपर्टी दे दें, विच समथिंग अराउंड आई डोंट नो राइट नाउ, शायद वो 10 to 15 CR के आसपास कॉस्ट करती है। तो उस समय में भी काफ़ी प्रीशियस जगह थी और वो मुझे उस चीज़ को दे दें ऐसा मुझे भी नहीं लगता था। मैंने भी बस एक फेंका था कि मैं उनसे बात करता हूँ, बट जब मैं उनके पास गया मैंने उनको समझाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मेरे क्या एस्पिरेशंस हैं और मैं क्यों ये करके एक अच्छी चीज़ करूँगा। बिकॉज उस टाइम में कैसा था ना, फार्म हाउस का एक कल्चर अलग होता था, लोग थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट करते थे, चीज़ों को अलग तरीके से लेते थे। बट फिर भी मैंने उन्हें कहा कि सर जो अभी जो कल्चर आ रहा है, जो फॉरेन में चल रहा है, वो बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर भी आएगा। अब उस समय तक कुछ भी नहीं था, ऑल्दो गोवा का मार्केट भी एक तरीके से डेवलप ही हो रहा था, उसको भी हम डेवलप्ड नहीं कह सकते थे। तो काफ़ी अर्ली स्टेज थी उनको समझने के लिए। बट जब उन्होंने समझा, उसके बाद में से उस प्रॉपर्टी से मुझे इतने रेफरेंस मिले, इतने लोगों ने मुझे वापस पिच किया और फिर मैंने मेरी दूसरी प्रॉपर्टी की जर्नी स्टार्ट करी। उन्हें फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखाकर मैं सारे ओनर्स को ले जाता था कि मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे चलाता हूँ, यहाँ पर मेरी इस तरह की स्टाफ रहता है, ऐसे ऐसी सब चीज़ें करता हूँ, आप मुझे प्रॉपर्टी दे दो। ऑल यू नीड इज वन गुड एग्जाम्पल। यस, एक फर्स्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर क्रिएट हो जाता तो इट बिकम्स ईजियर। यस। वो जो फर्स्ट पिच आपने करी थी, एंड आई थिंक डू यू रिमेम्बर कि उस पिच को प्रिपेयर करने के लिए क्या माइंडसेट था या नर्वसनेस थी क्या उस पिच को? काफ़ी ज़्यादा नर्वस था मैं, बिकॉज बिल्कुल मैं खुद ये समझता था कि मुझे ये नहीं देंगे ये प्रॉपर्टी, बट मैंने ये सोचा कि एक ट्राई तो बनता है। मुझे काफ़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला था। दे आर वेरी बिग पीपल, मुझे बड़ा मुश्किल से उनके कुछ 5 मिनट मिले थे जिसमें भी वो उनका कुछ काम कर रहे थे। बट अगेन मैंने कुछ उन्हें चीज़ें ऐसी कहीं जो उन्हें लगा कि सच में हाँ हमसे बेहतर हमारी प्रॉपर्टी को कोई संभाल सकता है। तो उन्होंने मेरी बात पे ध्यान दिया और शायद वो 5 मिनट की टॉक आई थिंक आधा पौना घंटा चली। और उसके बाद मैंने उन्हें यही समझाया, सर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर है, इतनी प्रीशियस प्रॉपर्टी है, इतने प्यार से आपने उसे बनाई है, जब उसे लोग ही ना देख सकें तो कहते हैं यार लोग को तो हमने बहुत ट्राई भी किया, हमारे फैमिली के बहुत सारे लोग आए, बट अगेन वो जिस तरीके से कचरा कर देते हैं, हमें वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, बट एटलीस्ट हमारी प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए। उनका यही सीन था और मैंने उन्हें यही बताया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को बेस्ट तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ। मैं पूरी अपनी जी-जान, जो होटल्स जिस तरीके से मैनेज होते हैं मैं वैसे मैनेज करूँगा आपकी प्रॉपर्टी। उन्होंने वहाँ पर ही आसपास के गांव के 2 लड़के रखे हुए थे, बस वो झाड़ू पोछा, बट इतना नहीं वो चीज़ें जानते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं इसके पूल का भी एक अलग आदमी रखूँगा, एक शेफ रखूँगा, इस तरह की फैसिलिटीज़ दूंगा। तब जाकर उन्हें लगा कि नहीं, हमसे अच्छी कोई प्रॉपर्टी और दूसरा आदमी भी संभाल सकता है। तो विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस इतना टॉल क्लेम करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए होता है इंसान को? इंजीनियरिंग करने की इच्छा, बस, और कुछ नहीं। हाँ, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। सर। सो ओके, सो फर्स्ट माइलस्टोन अचीव्ड, आपने एक फर्स्ट लाइफ की पिच करी और सरप्राइजिंगली अप्रूव भी हो गई जी। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? मतलब उन्होंने हाँ कहा, क्या उस हाँ पे विश्वास हुआ आपको कि हाँ ये हाँ ही है? हाँ, वो हाँ पे विश्वास नहीं हुआ था, बट अगेन जब मैंने सब कुछ फाइनल चीज़ें कर ली थी, एग्रीमेंट वगैरह सब कर लिया था, उसके बाद हाँ ठीक है चलो अब अपना हो गया है। अब वो हो तो गया, अभी इतना हम लोगों ने पहले जाके फेंक तो दिया है, अभी होगा कैसे ग्राउंड में। तो फिर उसके लिए मैंने वहाँ पर ही मैं रुकता था। उस समय में मैं शायद तकरीबन 1 हफ्ता में खुद अकेला वहाँ पे रुका। फिर मैंने चीज़ों को समझा कि यार यहाँ से लाइट कहाँ से चालू करते हैं, गीज़र कहाँ से ऑन होता है, पानी के फिल्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं खुद 1 हफ्ता मैंने सब चीज़ों को एनालाइज किया। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उन्हें भी मैंने ही सिखाया कि भाई आपका ये टाइमिंग है, इस टाइम से इस टाइम तक लाइट ऑन होनी चाहिए, ये पूल का सिस्टम है, इस तरीके से इसे क्लीन करना है। वो सब चीज़ें पहले मैंने सीखी, फिर मैंने उन्हें सिखाई। तो जो भी लोग आए वहाँ पर, कुछ ट्रेन लोग भी आए, कुछ और अच्छा मुझे सीखने को भी मिला। बट टाइम के साथ क्या हुआ सर, वहाँ पर ना मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ये होने लगे कि हम हैं सिटी से तकरीबन 30-35 किलोमीटर अवे। वहाँ पर इवन स्टिल ऐसी स्थिति है कि 1 या 2 दिन तक लाइटें ही नहीं आती है। अगर एक बार लाइटें चली गई किसी तूफान के कारण, तो वो 2 दिन तक नहीं आएंगी। और जब 2-2 दिन तक लाइटें नहीं आई और वहाँ पर गेस्ट होते थे, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी उन्हें कैटर करने में, संभालने में। मैं किस तरीके से चीज़ें करूँ, बिकॉज लाइट मेरे हाथ में नहीं है।
और मैं इस इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ कि मुझे इतना नॉलेज हो कि मेरे पास एक डीजी होना चाहिए जो कि फटाफट आके लग जाए और डीजी का कॉन्टेक्ट कहाँ से लेके आना है। बस वो जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में मैंने लाइट्स के ऊपर ही फोकस करा, मैं इलेक्ट्रिशियन बन गया, मैंने डीपी ऑन करना सब सारी चीज़ें सीख ली। बिकॉज कभी कभार क्या होता था, सप्लाई ज़्यादा भी आ जाती थी, चीज़ें अंदर उड़ जाती थी, एसीज उड़ गए, कभी क्या उड़ गया, कभी क्या उड़ गया। फिर हमने पता चला अरे यार नहीं, इसके लिए तो एमसीबी लगानी पड़ेगी, फिर एमसीबी लगवाई। एमसीबी को कब डाउन करना है, वो कब अपने आप डाउन हो गई, उसको अब कब करना है, कब क्या सिस्टम बैठाना है, वो सब सीखा बाद में। कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट परेशान हो रहा है, रात को 11 बजे फोन कर रहा है और सामने पापा बैठे हैं? हाँ बहुत बार हुआ है ऐसा, और इवन ऑल्दो मुझे जाना भी पड़ता था 12-1 बजे। ओके। हाँ क्या बोल के जाते थे? मैं यही बोल के जाता था कि मेरा कुछ पढ़ाई का काम है। हाँ। और मेरे शायद कल एग्जाम्स हो सकते हैं अचानक वाले, वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, सरप्राइज टेस्ट हो सकते हैं, तो मुझे वो जाना है करने के। तो मम्मी को बोल के जाता, पापा सो जाते थे, मम्मी समझा लेती थी अपने हिसाब से। उनको पता था? हाँ मम्मी को पता था, मम्मी को हमेशा से पता था, बट पापा को इसी तरीके से समझा। फर्स्ट टाइम जब मम्मी को रिवील किया तो उनका रिएक्शन क्या था? मम्मी का तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। मम्मी तो एक्चुअली बिजनेस फैमिली से आती हैं, तो उनका तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था कि हाँ नहीं आप लोग कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा अचीव हो रहा है लाइफ में, अच्छा है आपका टाइम पास, एटलीस्ट आप अपना टाइम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो रेदर देन क्या जो हो रहा है उससे हटके। तो उनके लिए भी था, अगर कुछ साउथ जाता हाँ तो आई एम श्योर अंकल उनको ये कहते कि तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है। ऑब्वियसली ये तो सब सारे अंकल्स का फिक्स डायलॉग है, सबका ही फिक्स है। तो आई थिंक शी इज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेस्टेड इन यू। यस एग्जैक्टली। तो ठीक है, वो जर्नी भी हो गई, आपने वो भी कर लिया। इस पॉइंट इन टाइम तक ये समझ में आ गया कि उतना इजी नहीं है जितना इजी लग रहा था, जो शायद अनसीन अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी आते हैं। ये कब रियलाइज हुआ कि अब इसको एक स्टेप फर्दर ले जाया जाए? और एक्चुअली मैंने हर चीज़ गेस्ट से ही एनालाइज करना सीखी, मतलब गेस्ट क्या चाहते हैं, मैंने हमेशा उनके साथ बैठना सीखा, उनके साथ समझना सीखा कि वो सच में क्या चाहते हैं, व्हाट इज देयर एस्पिरेशन, वो क्या सोचते हैं आगे। मैंने जब मैं पूल करा था तब गेस्ट ने कहा कि हमें एक ऐसा विला चाहिए लीज, मतलब होना चाहिए हमारे पास में, तो मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज लीज पे ली। जब ओवरफ्लो होने लग गया, बीआर विला वाज बुक्ड अराउंड 90-95% वो बुक रहने लग गया, उसकी ऑक्यूपेंसी रेट में आपको बता रहा हूँ 95%। इवन ऑल्दो एक दिन मुझे खाली रखना पड़ता था कि भाई मैं इसको सांस लेने दूं, लेट द प्रॉपर्टी ब्रीथ। करेक्ट। जब ऐसी स्थिति आ गई तब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी पे स्विच किया। जनरली ऐसे आइडियाज में जिसमें आप रिस्क टेक कर रहे होते हो, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपके साथ होता है, आपके इसमें कोई ऐसा? डेफिनेटली मेरे इंजीनियरिंग की दोस्त आज भी मेरे साथ हैं। मैं कहीं पे भी मैं छोटा सा फंसने लगता हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हें ही फ़ोन करता हूँ, ऑल्दो मुझे आज हेल्प नहीं कर पाते बट वो मेरे साथ होते हैं, आज भी होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरे फर्स्ट वेटर्स भी वही थे एक्चुअली। हाँ, मैं शेफ था और वो वेटर। ग्रेट। तो सेकंड पिच कंपैरेटिवली कितनी डिफिकल्ट थी, इजी थी या? सेकंड पिच थोड़ी सी इजी हो गई थी, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस आ गया था, एक एग्जाम्पल था कि मैं इस तरीके से चीज़ें कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस था कि अब कुछ सेकंड होना चाहिए। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी का सिलेक्शन किया, सेकंड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहा होगा? ऐसी कौन सी जो बारीकियां थी जो फर्स्ट वाली की लर्निंग से सीखी, जो शायद सेकंड प्रॉपर्टी को सिलेक्शन में बड़ा या तो बहुत इजी कर दिया होगा या बहुत डिफिकल्ट कर दिया होगा, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिकेशन हो जाती है कि मुझे यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। सो कैसा था उस समय में, कोई भी इस माइंडसेट से प्रॉपर्टीज नहीं बना रहा था या बनी हुई थी कि उन्हें आगे चल के इसको बीएनबी बनाना है। बीएनबी भी एक नया कंसेप्ट था उस समय के लिए। तो जब लोगों ने अपनी पहले से प्रॉपर्टी जिनकी बनी हुई थी, फार्म हाउसेस जो जनरली लोग बना के रखते हैं अपने लिए, पूल वगैरह बना के रखते हैं, तो उसमें हमें सारी चीजें नहीं मिलती। बट फर्स्ट प्रॉपर्टी से मुझे ये लर्निंग हुआ कि यार देखो, सिटी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस, लोगों को अच्छी जरूर लगती है, व्यूज काफी अच्छे मिलते हैं आपको, बट अगेन आपको दूसरी टेक्निकल चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो हम उस समय में थे इस वाल के अंदर, फिर हमने जम करके आए बड़ी के अंदर। तो वहां पर हमें थोड़ी सी बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइट एंड अदर थिंग्स जो थी मैटर करती थी, वो हमें वहां पर काफी अच्छे से सहूलियत में मिली और मैंने कोशिश करके उसी एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करी। इवन ऑल्दो जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी विद दैट इज मतलब गौरव भैया ने ही उसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके। हाँ, उदयपुर ब्लॉक वाले भैया ने।
वो कितने टाइम, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में कितना गैप रहा होगा? अप्रॉक्स 1 साल का। 1 साल का। एंड थर्ड में आई थिंक शायद वो कम होता चला गया समय, फिर शायद नहीं, उसके बाद शायद कोविड आ गया था। तो कोविड अप्रॉक्स हमने 2 साल का कोविड निकाला, उसमें 2 ही प्रॉपर्टीज थी हमारे पास में, और उसमें भी वो काफ़ी सपोर्टिव ओनर्स थे। उन्होंने हमसे रेंट नहीं लिया उस टाइम में, कोई रेंट नहीं लिया, खाली हम वहाँ की सर्विसेज देखते थे, दैट्स इट। तो वो भी काफ़ी अच्छा टाइम था। अगर मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेता तो शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, बट जो ओनर्स थे कम थे और काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम में। और उसके बाद जो बूम आया उसमें हमने जो प्रॉपर्टीज लेना स्टार्ट किया तो वो आज तक चल ही रहा है। तो अभी तो हम सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी की बात कर रहे हैं। हर स्टेप पे प्रॉपर्टी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? इज इट more comfort for the clients? Is it more comfort to you as a property caretaker? What is it? देखिए, वापस अराउंड सब चीज़ें गेस्ट के अराउंड ही है, मैं सोचता हूँ हर चीज़ मैंने गेस्ट के अराउंड भी सोची है। तो जब हम प्रॉपर्टीज लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल हो उसके अंदर जो कि उदयपुर में हुई ना, कुछ एक्स फैक्टर हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि गेस्ट को आते ही वाव फैक्टर क्रिएट कर दे कि नहीं अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। और कभी कभार हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम क्रिएट करने लग जाते हैं। हमने स्काई बेड्स बनाए, पूल पे स्विंग्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी इंट्रोड्यूस करी लोगों को जो कि लोगों को एक अलग प्लेजर देती है। और कहाँ से लर्निंग आती थी, कहाँ से इंस्पिरेशन आती थी इस चीज़ की? एक्चुअली जब मैंने गोवा में एक्सपेंड किया, जब मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी गोवा में, और जब हम इन बिटवीन गोवा के प्रॉपर्टी सर्च में थे, तब मैंने ये चीज़ समझी कि जो गोवा में हो रहा है वो तो उदयपुर में आने में शायद 25-30 साल लगने वाले, बिकॉज इतना प्रीशियस आर्किटेक्चर, इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टीज, इतना प्रीमियम, आप अभी हम जो ये फर्नीचर देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब मेरी आंखें ही खुल गई वहाँ जाके। और वहाँ जाके मैंने ये देखा कि यार चीज़ें कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि 10 साल 20 साल नहीं रुकना चाहिए, हमें आज से स्टार्ट करना चाहिए उदयपुर में। तो हम एक 10 साल का तो गैप हटा ही देते हैं बीच में से। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये स्टडी भी है, ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया में आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, आप यूएस जाइए, आप देखिए वहाँ क्या बूमिंग है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो इंडिया आएगा। तो देयर इज अ वेव दैट इज गोइंग ऑन, आप उस वेव को राइड कीजिए और यहाँ पे अभी से उसका तैयारी कीजिए। तो बाय द टाइम आप उस पर फुल फ्लेजेडली तैयार होंगे, यस सर, वो ट्रेंड आ चुका हुआ है यहाँ पे। तो आई थिंक वही कॉन्सेप्ट, बट फॉरेन तो नहीं, बट उदयपुर गोवा में ही काफी ज्यादा हमें इट हैपेंस लाइकवाइज। अगर हम यूएस और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 में भी यही कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। ठीक है, 5 साल का 7 साल का गैप हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली गैप वही है। सही बात है सर। तो दैट हैपेंड। इस बीच में कोई ऐसी कोई रियलिटी चेक आपको मिला हो कि, क्योंकि जनरली हम किसी बिजनेस के बारे में देखते हैं या स्टार्टअप की बात जब सोचते हैं तब इंसान उसके प्रोज को तो सारे कैलकुलेट कर लेता है, पैसा होगा, प्रॉपर्टीज होगी, एमिनिटीज होगी, एक रिलेशनशिप बनेंगे, नेटवर्किंग होगी, ऑल दैट। रियलिटी चेक्स क्या है इसके, जो लोगों को नहीं पता है? इसकी काफ़ी डार्क साइड तो नहीं कहूँगा, बट हाँ एक रेगुलर साइड भी है। बहुत बार हमें हमारी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बहुत बार जो वीकेंड्स होते हैं हमें ऑल टाइम वर्केबल होना पड़ता है, इवन ऑल्दो माय स्टाफ एज वेल। जो जितना भी मेरा ऑफिस स्टाफ है और जो ग्राउंड फील्ड स्टाफ है, सबका जो प्रीशियस टाइम होता है, सबसे प्रीशियस टाइम एक फेस्टिवल पे अपनी फैमिली के साथ रहना, और वो कभी भी नहीं रह पाते हैं। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम हमेशा हमारे ग्राउंड पे होते हैं, ऑफिस टीम ऑफिस में होती है, और हम हमेशा एक ऐसे टाइम पर अपना काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रीशियस है, और कहीं ना कहीं हम दुनिया के लिए ही वो प्रीशियसनेस को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट। उनके जो फेस्टिवल के जो मूड्स हैं और फेस्टिवल टाइम है, हॉस्पिटैलिटी इज बेसिकली, दिस इज व्हाट हॉस्पिटैलिटी। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट आज का जो यंग एंटरप्रेन्योर है, आज कोई 12 साल का या 16 साल का चेतन है जो इस पॉडकास्ट को बेचेगा, उसे क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले आपके पास में एक अच्छे मेंटर होने चाहिए, आपको एक फ्रीडम ऑफ ट्रैवल होना चाहिए, आप
को सबसे पहले ट्रैवल करना चाहिए। सबसे पहले जहां आप एक्सेसिबल, आप फॉरेन नहीं जा सकते, आप इंडिया में घूमो, आप गोवा जाओ, आप किधर भी जाओ, और वहां से जाकर एक चीज सीखो कि क्या वो लोग अच्छा कर रहे हैं और कैसे आप उसको अपने जगह पर आकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब जहाँ का टूरिज्म सीन हमारे सिटी से बेटर हो, जी, वहां से ऑब्जर्वेशन लेनी। एग्जैक्टली मतलब मेरे ख्याल से घूमना ज्यादा बेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं फोकस करके कि गोवा ही जाना है, यू नीड टू ट्रैवल एवरीवेयर। इट कुड बी एनी मेट्रो सिटी आल्सो, लेट्स से मुंबई और दिल्ली, एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक एक्सपोजर देता है, शायद आप ये कहना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। ओके। बिकॉज देखिए, जब मैंने ट्रैवलिंग को समझा तब तक मैं कॉलेज में आ गया था, और कॉलेज में आकर फिर मुझे इतनी जाकर फ्रीडम मिली, तब जाकर मैंने सीखा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए। उससे पहले एक लड़का जो शायद 2 से 3 बार भी होटल्स में रुका होगा, अगर किसी की शादी है फैमिली में तो तब मैंने होटल्स एक्सपीरियंस किए, बाकी मैंने कभी होटल्स एक्सपीरियंस नहीं किए। ऑल्दो ऐसे जो डाइनिंग, और अभी जो करंट फैमिलीज डाइनिंग वगैरह के लिए जाती हैं, ओकेजन्स प्लानिंग होती है, हमने कभी ऐसा नहीं किया, तो मेरे लिए काफी। तो क्या वो इन एक्सपीरियंस होना बेनिफिशियल रहा या ड्रॉबैक था ये? एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से मैं कभी कभी जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं काफी बेनिफिशियल हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे कोई कॉन्स पता ही नहीं था कि मुझे रात को 1 बजे उठ के जाना पड़ेगा, 2 बजे उठ के जाना। जब अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद ही मैं ये चीज करने वाला था। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। वहां पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज देख ली मैंने ऑलमोस्ट, BR विला के रोड पे। मैंने भालू भी देखे वहां पे। और 2 व्हीलर पे मैं, तो मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था। बट अगेन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मुझ पे, तो मुझे लगा यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो गेस्ट है वहां पे, अब अपन हाथ तो नहीं खड़े कर सकते, वो अपने लिए आए। इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा सिचुएशन आया जब मन किया कि यार दिस इज नॉट फॉर मी, ये टू मच हो रहा है, ये दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर, ये करने के लिए मैंने नहीं किया? हर रोज आता है, अगर मैं आपको कहूँ, हर रोज मेरे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब तो मैं ज़्यादातर बिजनेस डेवलपमेंट ऐसी थिंग्स ही देखता हूँ, तो फिर भी मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। बट फिर भी अंदर से एक वो 5-10 मिनट का एक होता है, अंदर से एक वापस ड्रिवन होता है कि हम यहाँ तक पहुँचे तो कुछ अच्छी जगह तो पहुँच ही जाएंगे, लेट्स डू इट। अब तो इतनी टीम है, सब मोटिवेट करते हैं, सारी चीज़ें होती है। पहले कोई नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा लगता था। आपकी इस इंडस्ट्री में ऑब्वियसली स्पेशली उदयपुर जैसी जगह पे जो अब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है, एवरी मल्टी मिलियनर गाय वांट्स टू गेट मैरिड हियर, है ना? चाहे वो USA हो, चाहे इंडिया का रिचेस्ट इंसान हो। ऐसे में आई थिंक कि स्टेक्स बहुत बढ़ जाते हैं। कितना डिफिकल्ट होता है उस हाई HNI क्लाइंट्स को टैकल करना या हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को हैंडल करना? पहले काफ़ी मुश्किल हुआ करता था एक्चुअली। जब पहले जब कोई BNB नहीं समझता था, तब जो BNB से बुकिंग्स आती थी वो एक्चुअली NRIs की ही आती थी, बिकॉज उधर इंडिया में बहुत कम ही लोग उसे यूज़ करते थे। तो उन्हें टैकल करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता था, बिकॉज एक अलग ही कल्चर से आ रहे हैं, होते इंडियंस ही थे, बट उनका कल्चर, रहने की सब चीज़ें, सब कुछ डिफरेंट होती थी। जैसे मैं बात करूँ टॉयलेटरीज की, टॉयलेटरीज का भी एक बहुत बड़ा सा आपको हुजूम दिखेगा कि ये होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, हैंड कॉम्ब होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, शावर जेल अलग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उस समय में ऐसा नहीं होता था सर। मतलब हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ, तो हमने तो सिंपल चिक्के शैम्पू लेके आते थे और साबुन लेके आते थे हम लोग। एक 5 रुपए वाला वो साबुन आता था, वो ला के रखते थे। एंड जब वो लोग आए यहाँ पे, अभी जब तक हम कर रहे थे तो दूसरे लोगों ने हमें कभी पॉइंट आउट नहीं किया। उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। एंड आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड। मैंने कहा मैं क्या और क्या बेस्ट कर सकता हूँ। पैक्ड था, सैनिटाइज था, हर चीज थी, मतलब अच्छा था, सामने अच्छा दिख रहा था, बट वो उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, बिकॉज वो रिजॉर्ट्स और होटल्स में वो जो एक्सपेक्टेशंस लेकर वो उस जगह पर आए थे। तो ऑब्वियसली मेरे पास में ना उतना उस समय में नॉलेज था, ना मैं समझता था ये सब चीज़ें। बट फिर मैंने जब इसीलिए फिर मैंने खुद कोशिश करी कि मैं ट्रैवल करूं, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में जाऊं, वहाँ क्या नया हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। एटलीस्ट जो बेसिक टॉयलेटरीज थी उस समय में, फिर हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी उदयपुर के अंदर, हमारी विलास की बात कर रहा हूँ, फार्म हाउस एंड विलास, हमारी ब्रांड की टॉयलेटरीज दिल्ली से मैंने मंगवाई। जस्ट उसके 10 दिन बाद मैंने पूरा का पूरा हुजूम मंगा लिया, हर चीज़ मेरे यहाँ पर थी। आगे वो कॉस्ट को भी बढ़ा देती है, हर चीज़ को बढ़ाती है, बट
मतलब होना प्रॉपर चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि लोग जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं एयरबीएनबी के अंदर, वहां पर वो कुछ बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस क्रिएट करने भी आते हैं और बहुत सारे लोग हॉस्पिटैलिटी देखने भी आते हैं Correct. और बहुत सारी चीजें भी देखते हैं वहां पे आके। तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे टॉयलेटरीज हो, एवरीथिंग। इस जर्नी में कभी कोई ऐसा डिसीजन, चाहे वो प्रॉपर्टी को फाइनलाइजेशन लेके हुआ हो या कोई भी चीज़, कोई डिसीजन जो बैकफायर कर गया हो? हाँ, बहुत बार हुए हैं और मैं कहूँगा आज भी बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऑल्दो मुझे इतना एक्सपीरियंस है इन प्रॉपर्टीज को, मैं दिन में 3 प्रॉपर्टीज नहीं देखता हूँ हर रोज। ओके। हाँ, मेरा दिन का शेड्यूल, मैं रोज दिन की 3 प्रॉपर्टीज देखता हूँ। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी देख रहा हूँ जो कि अब बनने वाली हैं, बनी भी नहीं है अभी तक। बहुत सारे लोग मुझे लेके जाते हैं, अपना खाली लैंड भी दिखाते हैं कि ये मेरी लैंड है, इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो ऑलमोस्ट मेरा दिन का 3 प्रॉपर्टीज देखने का एवरेज है और मैं रोज कभी ना कभी ऐसी कोई डिसीजंस ले लेता हूँ, चाहे वो बिजनेस के प्रति हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है, बिकॉज मैं ज़्यादा दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता हूँ। तो मैं कई कबार बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें कर देता हूँ जो कि मेरी कॉस्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और मैं अचानक से इतने कंपटीशन होने के बाद अपनी रेंट्स को नहीं बढ़ा सकता। मुझे एक्चुअली में कस्टमर को पहले फील देना होता है, तो मैं उसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं हमारे डिपार्टमेंट के लिए। तो बार बार वो PNL शिफ्ट हो जाता है उसमें का। उस केस में स्टेप बैक अलाउड भी है या नहीं है? नहीं, अभी कर दिया, आपने कर दिया कोई फालतू खर्चा। देखिए 100 खर्चे करते हैं, कोई कम से कम 2 या 3 चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, बाकी के 95% चीजें ना खर्चा वेस्ट ही होने वाला है। इट्स अ लर्निंग, वो आप वो फीस दे रहे हो आप लर्निंग की, R&D। हाँ हाँ, तो आई मीन एक्चुअली वही है, मैं रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहा था कि डिसीजंस 3 टाइप के होते हैं, हैट, हेयर कट एंड टैटू। कैटेगरी ऐसी है। हैट उस टाइप का डिसीजन हुआ है जो आपने हैट पहनी, आपको नहीं समझ में आया, आपने उतार के रख दी नीचे, जिसका इमीडिएट रिवर्सिबिलिटी है ना, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद आप उसको उतार सकते हो। हेयर कट डिसीजन ऐसा हो गया जो आपने किया, आपको पसंद नहीं आया, रिग्रेट कर रहे हो, वो इमीडिएटली तो रिवर्स नहीं होगा, आपको 1 महीना थोड़ा एम्बैरेस भी होना पड़ेगा, लेकिन हाँ इट विल गो डाउन, हो जाएगा, गो अवे इन सम टाइम। टैटू ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी परमानेंट डिसीजन। तो डिसीजंस को इस 3 ग्रेडेशन में ही ग्रेड करना चाहिए। तो आपका मेंटालिटी ऐसे टाइम पे क्या रहता है कि ये क्या डिसीजंस मैं रिवर्स कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? मोस्टली तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ही हैं जो कि नॉन रिवर्सिबल ही होते हैं। अब फिर भी कोशिश करते हैं, अभी सफिशिएंट टीम है, कोशिश करती है कि मैंने कुछ गलतियां करी हैं तो उसको कैसे सही की जाए। तो मुझे लगता है मैं हमेशा टैटू ही बनवा रहा हूँ। बीच में एडवर्ट पहनने का काम ही नहीं, सीधा टैटू। कितने टैटूज हो गए होंगे अभी तक? अब बहुत सारे बट आई एम श्योर ये जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी का एक रूल है कि एटलीस्ट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। एग्जैक्टली, आई होप ऐसे ही होता होगा। हाँ, सेम टैटू तो नहीं बनवा रहे हो ना बार बार? नहीं, सेम नहीं बना रहा, हर बार अलग बनवा रहा हूँ। बट वही है, सीखना कर करके ही सीखना पड़ता है सर। ये तो बात हो गई एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपकी जर्नी रही, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइंट से भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो जाती है एज अ प्रॉपर्टी ओनर। क्या आपको अच्छे क्लाइंट्स से मिलते हैं या क्लाइंट्स की तरफ से भी कभी कोई इशू आता है? देखिए हमारे लिए ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम तो सबको भगवान मान के ही सर्व करते हैं। होता है सब 100 में से कुछ एक ना, कभी कभार कुछ हो जाता है, कभी हो सकता है हमारी गलती हो, कभी उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, नहीं बैठता है तालमेल, तो ठीक है। बट मैं सबसे पहले अपना काम, अपनी जॉब वहीं पे लगाता हूँ, क्या क्लाइंट को पसंद नहीं आया और वो क्यों हो रहा है मेरे यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले उससे सीखता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि वो कभी वापस रिपीट ना हो। आपकी इंडस्ट्री में स्पेशली अगेन क्वेश्चन तो वापस वही है कि उदयपुर जैसी जगह जहाँ पे इतना HNI क्लाइंट्स आ रहे हैं और बड़े बड़े जाइंट्स हैं इस इंडस्ट्री के उदयपुर में, वेदर इट बी लार्ज हॉस्पिटैलिटी ग्रुप्स एंड ऑल, उनसे कॉम्पीट करने में क्या लर्निंग क्या मिलती है? एक्चुअली आई थिंक हमारा कंपटीशन कभी हुआ ही नहीं किसी रिजॉर्ट्स और होटल्स के साथ में, कभी नहीं था। मतलब एक जैसे अभी आजकल काफ़ी उदयपुर में ट्रेंड चल रहा है
शादियों का, ये इंडस्ट्री भी काफी अच्छे से बूम कर रही है। मैं कहूँगा 100x पे बढ़ रही है ना सर, तो जो विलास मार्केट है ना 500x पे बढ़ रहा है। ओके। ऑलमोस्ट तकरीबन 600 विलास तो मैं जानता हूँ या मेरे देखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि 2026 के अंदर ये रेशो 2000 पर पहुंचने वाला है। 2000 विलास उदयपुर के अंदर होंगे। तो ठीक है, वो जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसकी न्यूज़ एंड इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनती है। हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होती है, बिकॉज लोग एक्चुअली इंजॉय अपनी प्राइवेसी ही करने आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने आ रहे हैं, तो वो इतना लाइमलाइट नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप कंपटीशन की बात करें, उनका पूरा अलग तरह के क्लाइंट्स हैं और हमारे पूरे अलग तरह के क्लाइंट्स हैं। तो जिस हिसाब से चीज़ें, इंडस्ट्री बूमिंग है, प्रेशर क्वांटिटी बढ़ रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, और आई एम श्योर इसके साथ प्रेशर भी बढ़ता है। तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जब वो एक लीडरशिप के रोल में आता है तो काफ़ी लोनली जर्नी होती है। कभी ऐसा फील हुआ कि आपका विजन कोई नहीं समझ पा रहा है? हाँ, एक्चुअली मुझे भी कभी बहुत बार ऐसा फील होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। बट अगेन मुझे ऐसे लगता है कि आपको हर सिचुएशन में एक कामनेस रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई गेस्ट से बात करते हुए हो, अपने टीम को समझाते हुए हो, कोशिश करना चाहिए कि आप एक कामली चीज़ों को मैनेज करें। सेल्फ डाउट हुआ है कभी? हाँ, अभी तो नहीं होता है, बट हाँ पहले बहुत बार हुआ है। किस पॉइंट पे? किन चीज़ों को लेकर? एक्चुअली एज के हिसाब से शादी की उम्र भी हो गई थी, तो शादी करनी थी और मैं ये सब चीज़ें कर रहा था। तो सबसे पहले घर वालों को सेल्फ डाउट था कि भाई क्या करेगा, शादी वादी कैसे होगी, क्या बोलेंगे होने वाले प्रोस्पेक्ट। हाँ, सामने क्या बोला जाए। तो काफ़ी सेल्फ डाउट होता था उस समय में। हम मेरे फादर ही कहते बच्चा टीचर है। अच्छा। टीचर है जी, पढ़ाता है। तो मैंने जो पढ़ाता था तो एटलीस्ट वो भी एक काफ़ी अच्छा उनको लगता था कि एटलीस्ट पढ़ाने वाले से ये बोलने से अच्छा है कि ये पढ़ा रहा है। तो वो वही बोलते थे। और एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, अपोजिट फैमिली जो है, उनको बाद में पता चला कि मैं ये काम करता हूँ। उनको भी बाद में पता चला। सीक्रेट्स आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंड आ रहा है। एग्जैक्टली। छुप छुप के ही किया मैंने, ऐसा कभी ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि अभी बताने से समझते नहीं लोग, किसको क्या बताऊं कि मैं वो उधर में। लेकिन नाउ एट दिस स्टेज व्हेन यू आर डूइंग सो गुड, अब तो शायद चीजें बेटर होगी। एग्जैक्टली, अभी काफी अच्छी हैं। अभी ज्यादा लोग जानने लग जाते हैं, अपने आप ही जानते हैं, ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, अपने आप समझ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। फादर साहब ने किस दिन एक्सेप्ट किया कि हाँ अब ये सिक्योर है? मुझे लगता है आज तक तो नहीं किया होगा, बट ठीक है, वो उन्होंने कभी बताया भी नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ। बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज भी बैक ऑफ द माइंड एक एम, एक टारगेट ऐसा है कि उनको कन्विंस करना है या उनसे वैलिडेशन, क्योंकि एज अ चाइल्ड यू ऑलवेज सीक वैलिडेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स फर्स्ट। वो एक एग्जैक्टली। बट सर उनका मतलब जनरली कभी कभार होता है, उनका वैलिडेशन कभी पता ही नहीं चला कि इस पीक तक जाना है, इसलिए पता ही नहीं किधर आपको जाके रुकना है। क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि ये पॉइंट है, इस पे जाके मैं सेटिस्फाई होऊंगा आपसे, तो वो कोई पॉइंट बनाया ही नहीं आज तक, इसीलिए कर रहे हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता मुझे कहाँ जाके रुकना है और कितना क्या करना है, बट हाँ जो करना है कंट्रोल्ड वे में करना है। ऐसा कोई लेसन जो आपके अकॉर्डिंग फेलियर ने सिखाया जो सक्सेस शायद नहीं सिखा पाती? हाँ, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जो मेरी आईआईटी वाला जो आईआईटी की जर्नी थी, वही फेलियर सबसे ज़्यादा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट काम किया। आज मेरे दोस्त हैं वो बहुत सारे आईआईटी वगैरह में भी गए हैं, और जब वो जब चीज़ें कर रहे हैं उनके पास में एक अलग एक्सपोजर है, और वो उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हम एट द एंड हम सब हैं साथ में। हो सकता है उनको वैलिडेशन ज़्यादा मिलते हैं, लाइमलाइट्स ज़्यादा मिलती हैं, फंडिंग्स मिल जाती हैं, हमें नहीं मिली, बट फिर भी हम एटलीस्ट एक अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, स्टार्टअप नहीं करके एक बिजनेस बना रहे हैं। करेक्ट।
और क्या लर्निंग है अगर आज एक बंदा है जो आज भी कोई ऐसा बंदा जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि इस दुनिया में इंजीनियर्स आर डूइंग एवरीथिंग बट इंजीनियरिंग करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। एग्जैक्टली। कुछ लोग विला चला रहे हैं, कुछ लोग और स्टार्टअप्स कर रहे हैं, कई लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो व्हाई डू यू थिंक, अगेन बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम ये कब रियलाइज करेंगे कि जो ओरिजिनल जर्नी हमारी है हम उसी की प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट करें? सर ये रियलाइज होना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इंजीनियरिंग ही आपको सिखाती है कि आपको क्या इंजीनियरिंग के अलावा करना है। आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में या उस एलिमेंट्री लेवल पे हमें क्या चेंजेस होने चाहिए कि हमारा माइंडसेट चेंज हो जाए इन चीज़ों को लेकर? मुझे लगता है सर ज़्यादा किताबी ज्ञान से ज़्यादा अच्छा है कि आपको ग्राउंड फील्ड पे चीज़ों को समझ। आजकल ऐसा सब चल भी रहा है, एक्सपीरियंस स्टडी काइंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी चीज़ें कराई जाती हैं। अब जैसे हमने बिजनेस सीखा, काफ़ी अच्छे किस्से हैं। मुझे डीडी भरने नहीं आते थे, चेक भरने नहीं आते थे, तो एटलीस्ट कुछ एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर हमें भी थोड़ा बहुत सिखाया। एक बेसिक है ना सर, चेक भरना तो आपकी पूरी लाइफ आपको काम आने वाला है। अकाउंट्स का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, क्या चीज़ें छोटी मोटी, मतलब ये चीज़ें तो आपको बचपन में आनी ही चाहिए। वो नहीं पता थी ना कभी किसी ने बताई, तो नहीं भरने आता था चेक। 1-2-3 चेक रिटर्न हो गए, फिर सही से यूट्यूब का वीडियो देखा, भाई चेक कैसे भरते हैं, डीडी कैसे काटते हैं, क्या चीज़ें करनी होती है, अकाउंट कैसे खुलता है। अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में पैसा लेना है। करंट अकाउंट अलग चीज़, एंटिटी है, अलग एंटिटी में काम करना होता है बिजनेस अगर आप कोई रन कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब होनी चाहिए एक बेसिक एजुकेशन के अंदर। 2026 का एम क्या है आपका? 2026 में हम चाहते हैं कि अभी जो हमारा ग्रुप का जो साइज है वो डबल हो जाए, और कंट्रोल वे में हम इसे डबल करेंगे। और राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो उदयपुर, गोवा और थाईलैंड, 3 जगह पे हमने लोकेशंस बना रखी हैं। और मुझे लगता है उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो शायद 90% चीज़ें हम यहीं से अचीव करें, 10% हम कुछ बाहर से करेंगे। जब आप बार बार ये बोलते हो कंट्रोल्ड वे में, ये फियर ऑफ फेलियर कहाँ से आया? क्योंकि एज आई सी कि अभी तक जो भी आपने किया उसमें आप फेल नहीं हुए। विदाउट फेलियर ये फेलियर का डर कैसे आया? नहीं, एक्चुअली हो जाता है सर कभी कभी। जैसे एक बार हमने क्या किया था, एक साथ हमारी Which is good, I'm not saying it's bad. हाँ नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने 2 प्रॉपर्टी एक साथ असाइन कर दी थी। हमारे पास फंड एक प्रॉपर्टी का ही था देने का। 2 प्रॉपर्टी एक्चुअली अच्छी प्रॉपर्टी थी तो करनी पड़ी। अभी ठीक है, पैसा तो आप किधर से भी लेके आओगे मार्केट में, वो करा, बट स्टाफिंग करना और बहुत सारी चीज़ें होती थी, कहीं ना कहीं जाकर एक्सपीरियंस खराब होता था लोगों का। तो वो मुझे समझ में आया कि आपको अगर रेडी रहना है एक प्रॉपर्टी लेने के लिए तो तैयारी कर लो पहले 5 प्रॉपर्टी की, क्योंकि क्या पता कभी प्रॉपर्टी आ जाए और कब आप स्टार्ट। इसलिए हमारे बैकएंड में जो हमारा रिजर्व स्टाफ है, आज हम लोग रिजर्व स्टाफ लेके चलते हैं कि नहीं, जिस दिन नई प्रॉपर्टी हम लोग अक्वायर करेंगे तो हमारा ये स्टाफ वहां पर जाकर लगेगा। एक मैनेजर है जो कि सबसे पहले किसी प्रॉपर्टी पे जाता है और उसको पूरा समझता है, जैसा मैं इनिशियल डेज में किया करता था कि कहाँ से क्या चीजें होती है। देन ही ट्रेन्स द अदर स्टाफ, और उसका यही काम है, हर बार नई प्रॉपर्टी पे जाना है, उसकी जॉब यही है। ओपनिंग कराना, मतलब हाँ, हर प्रॉपर्टी की ओपनिंग कराना, हर प्रॉपर्टी पे जाना, ओपनिंग करा के स्टाफ को स्टडी करके फिर वहां से आना। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सीखी कि एकदम से भी नहीं हमें करना चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा, अभी मैंने पहले भी बताया था, द बिजनेस इज ऑफ पिन कोड। हमने यहाँ पर ये चीज सीखी जो उदयपुर के लिए है, हमने गोवा में कुछ और सीखा, हमने थाईलैंड में कुछ और सीखा। तो हर जगह पे नेचर ऑफ टूरिज्म अलग है, हर जगह का नेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ द गेस्ट इज डिफरेंट। हाँ, हर चीज में अलग अलग है। यहाँ पर उदयपुर के अंदर हमें इन हाउस किचन रखना ही पड़ता है, और गोवा में इन हाउस किचन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये रखकर सीखा, वहां पर शेफ रखा, लॉस में किचन गया, तब जाकर सीखे कि वहां तो किचन की जरूरत ही नहीं लोगों को। तो शायद ये मैंने, मेरे बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज के भी दोस्त हैं, मैं उदयपुर होटल एसोसिएशन का यंगेस्ट मेंबर भी हूँ। तो एक्चुअली में ये नॉलेज उन्हें भी नहीं है कि यार ये सच में, बिकॉज अगर वो रिजॉर्ट की नॉलेज देंगे मुझे तो 100% आपको किचन एंड सारी चीजें कर। यहाँ पर B&B है, लोग आ रहे हैं, उनको मतलब एक्चुअली और इससे 1 गुना आगे लोगों को स्टाफ भी नहीं चाहिए। दे जस्ट नीड की एंड अंदर जाएंगे, अपना सब एंजॉय करेंगे, और क्लीनिंग भी करके जाते हैं। ओके। हाँ, काफी लोग तो क्लीनिंग भी करके जाते हैं गोवा के अंदर। दे डोंट नीड एनी स्टाफ, नॉट अ सिंगल पॉइंट।
और जब वो जाते हैं, वो जाते टाइम भी स्टाफ से मिलना नहीं चाहते हैं। वो एक हमारा लॉक बॉक्स होता है, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लॉक बॉक्स के अंदर चाबी डाला, फोटो सब खींच के एयरबीएनबी पे डाले कि हमारा चेकआउट का ये प्रोसेस है, हमने ये चेकआउट इस तरीके से कर लिया। और एयरबीएनबी भी इतनी स्मूथ है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती भी है बाद में तो भी वो हमें इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हम इतना स्टाफ मेंटेन करें या ऐसी कोई चीज करें। काफी स्मूथली सारी चीजें हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं टूरिज्म में, आप कह रहे हो कि आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने ये सब चीज़ें एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देख के सीखी। अब अगर आप उसको बैठ के एनालिसिस करो तो व्हाट मेड यू डिफरेंट? आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या अलग किया? बिकॉज काफ़ी बड़ी ब्रांड्स भी हैं जो ये करती हैं, काफ़ी और भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा। ऐसा क्या अलग आपने किया जो आई थिंक मैंने सबसे पहली चीज़ जो करी वो अपने ओनर्स, अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट बनाने में करी। चाहे कितनी भी ब्रांड्स होती हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग भी विलास वगैरह चलाते हैं, बट अगेन जो मुझे लगता है मैंने सबसे अच्छा चीज़ करी है वो मैंने लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है। एक ट्रस्ट जो मैंने उन्हें दिया है कि आपकी प्रॉपर्टी हमेशा अप टू डेट रहेगी, हमेशा सिस्टमेटिक रहेगी, हर चीज़ परफेक्ट होगी। वो जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करने में समय लगता है सर। मतलब उसको हम नहीं एक कहीं किसी ऑफिस से बैठकर कर सकते हैं। दैट इज ट्रस्ट, बिकॉज पर्सन गिविंग यू हिज वेरी बिग एसेट, आई थिंक माइट भी सबसे बड़ी एसेट भी हो सकती है उस इंसान के लिए, तो वो आपको दे रहा है। तो एसेट मैनेजमेंट का काम हो गया ये, तो उसके लिए आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जब इतनी प्रॉपर्टीज आपने मल्टीपल सिटीज में कर ली, आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है आपके लिए? सबसे पहले तो चैलेंजेस वही हैं सर। देखिए, एक तो कंपटीशन मार्केट में ऑलवेज होता ही है, और हम चाहते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं मोस्ट वेलकम, जितनी ब्रांड्स उदयपुर में आना चाहें आ सकती हैं। बिकॉज क्या है, उससे लोगों में एक अवेयरनेस हो जाती है, एक हमेशा एक किंग वाला फैक्टर भी हमें आ जाता है कि यार नहीं, चलो हम अच्छा कर रहे हैं, एटलीस्ट कोई फंडेड कंपनी भी काम कर रही है, बहुत सारी तरह की चीज़ें। कितने बड़े बड़े लोग, रिटायर्ड सीईओज वगैरह, सब लोग लगकर इस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इतना कुछ कर लिए हैं कि एटलीस्ट बीट कर रहे हैं उन्हें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। उदयपुर टूरिज्म की जब बात आती है तब गुजराती एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। इनफैक्ट इंडियन टूरिज्म में ही, इनफैक्ट ग्लोबल टूरिज्म में ही गुजराती एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक कि ओवर द टाइम ऐसा क्यों होने लगा है कि गुजराती टूरिस्ट को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लग गया है? ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है उनमें और लोकल टूरिस्ट में? देखिए, मैं गुजरातियों के साथ में बहुत ज़्यादा, मैं आधा, मेरी मदर जो है वो गुजरात से ही हैं, तो मैं आधा गुजराती भी हूँ, तो हमेशा से उनकी लैंग्वेज समझ पाता था। और मुझे हमेशा से एक चीज़ गुजरातियों की बड़ी अच्छी लगी, बड़े फन लविंग होते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं है जैसे अगर आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर होती है ना, दिवाली के बाद भी लोग दुकान खोल लेते हैं और ऐसा सब करते हैं। आप सर गुजरात में एक हफ्ता कोई काम ही नहीं करता, लापाचम तक दे और सर वो निकलते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। मतलब अपनी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी अच्छे से ट्रैवल करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि गुजरातीज जो हैं उन्होंने शायद पूरे इंडिया का, तो मुझे रेशो नहीं पता, बट उदयपुर का तकरीबन 80% मार्केट संभाल के रखा है। 80%, तो काफ़ी बड़ी रेशो है ये। एंड बिहेवियरल डिफरेंसेस क्या है उनमें और बाकी टूरिस्ट में? बिहेवियरेबल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जनरली कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हम जो हैं उनको हो सकता है उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं दे पाए रेदर देन अ रिजॉर्ट। बट अगेन अगर कोई नॉन गुजराती होगा, वो हमेशा उसकी तुलना उससे करेगा कि भाई हम किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, वहां पर तो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये टॉयलेटरीज होती हैं, आपके यहाँ पर क्यों नहीं होती हैं? बट अगेन गुजराती इज लाइक वेलकम दिस काइंड ऑफ थिंग। उन्हें अच्छा लगता है एक्सपीरियंसेस करना, नई नई चीजें देखना, व्यूज देखना, लाइक ऐसी जगह जाना जहां और कोई गया ही नहीं हो, एक्सप्लोर। मतलब मैं उन्हें कहता हूँ वो फर्स्ट कमर जो होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं बेसिकली। हाँ, मतलब एक अपन वो कहते हैं ना सर, जो फर्स्ट पिकर, जो बिजनेस करते हैं आप, जो सबसे पहले फर्स्ट मूवर्स हैं वो, और डरते नहीं है कि भाई नहीं वहां पर क्या होगा नहीं होगा, एंजॉय।
ये कल्चर जो आज उदयपुर में बहुत प्राइम लेवल पे चल रहा है, टियर 4 में आपको क्या लगता है, टूरिज्म जो नेबरिंग जगह है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राजसमंद हो गया या डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, जो आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ ये टूरिज्म का कल्चर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, और क्यों ये सैचुरेटेड सिर्फ एक उदयपुर की सीमा में ही रह गया है ये? एक्चुअली सर, इसके लिए सबसे पहले हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, इन सब चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। जिस दिन ये चीज़ें हो जाएंगी, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से उदयपुर में टूरिस्ट आ रहे हैं, ये हर जगह पर एक जाने लगेंगे। अभी हम जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं जवई का। इट वॉज नथिंग 5 years बैक, बट आज हम देखते हैं जवई में कितनी सारी, हर बड़ी ब्रांड जवई के अंदर है। सो मुझे लगता है कि उस तरीके से उसे दिखाना, लाइमलाइट में लेकर आना, वो ज़रूरी है। अभी बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, इको स्टेज और ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और प्रमोट किया जाए तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। सर, AQI से काम कर रहे हैं आजकल लोग। मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टीज ऐसे प्रमोट हो रही हैं। ओके। हमारे यहाँ पर ये AQI है सर, हमारे यहाँ पर मैंने नापा 5 AQI है, तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे आवर प्रॉपर्टी है 5 AQI। ओके। इस तरीके से लोग अपनी प्रॉपर्टीज को प्रमोट कर रहे हैं सर। हाँ, तो ये जो AQI वाला कंसेप्ट है, ये तो उधर 0 है फिर। तो फिर वहां से अगर लोग करने लगे, और लोगों को आजकल वही चीजें चाहिए सर। आज जो टूरिज्म है वो हॉस्पिटैलिटी से हटके एक्सपीरियंस पे आने वाला है विदिन 10 years। ओके। लोगों को एक्सपीरियंस करना, बिकॉज जेंजीज लीड में आ जाएंगे फिर। करेक्ट। तो जो जेंजीज लीड में आएंगे, उन्हें हॉस्पिटैलिटी से ज्यादा चीजें नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस, नई चीज, नया बिहेवियर, हर चीज नई का शौक है। तो वो जो टूरिज्म होने वाला है वो 100% आपका एक्सपीरियंसेस ड्रिवन होने वाला है। उसके लिए क्या प्लान है आपके? हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें करें। जैसे आजकल अभी तो हम लोग जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ में बच्चे होते हैं, तो हम लोग हॉर्स राइडिंग, हमने एक जो हमारी प्रॉपर्टी गुड़शाल, उसके अंदर हॉर्स राइडिंग वगैरह है। हम लोग फार्मिंग करते हैं, तो बच्चों के लिए हम लोग एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं कि आप वहीं गाय का दूध निकालें, और वो गाय का दूध कैसे निकलता है, बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिलता है। फल कैसे तोड़े जाते हैं, किस हद तक फल पक जाता है, फिर हमें उसे तोड़कर खाना चाहिए, और उन्हें वो खुद ही तोड़ते हैं, और खुद ही उनके सामने जब वो चीज़ बनती है तो उन्हें खाने में बड़ा मजा आता है। मतलब मैंने, बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, बट वो खुद तोड़ेंगे तो लौकी खाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए मदर फादर, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ये एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं, रेदर देन हॉस्पिटैलिटी, रेदर देन अदर थिंग्स। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चा एक ऐसी चीज सीखे जो उसको उस एनवायरनमेंट में नहीं मिल रही है। करेक्ट। चेतन भाई, अगर लेट्स से रिसोर्सेस कोई बाउंड्री नहीं होती आपके लिए, या फंडिंग कोई बाउंड्री नहीं होती, तो क्या करते हैं? मैं एक्चुअली, अगर फंड्स वगैरह मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं होते, तो मैं सबसे पहले उदयपुर में एक ऐसी चीज़ बनाता जो कि पूरी दुनिया देखे। कोई ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करता विला का सर, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल होता, और शायद कैपिटल ऑफ विलास बन जाता हमारा उदयपुर उस चीज़ के बाद। बस यही एक है, और उसी के लिए मुझे लगता है, मेरा अगर मैं ड्रीम करता हूँ कि मुझे क्या करना है, तो मुझे ऐसी ही BNBs बना। क्या एमिनिटीज होती है उसमें? क्या साइज बड़ा होता है या क्या होता है उसमें? हर चीज़ होती है सर, जो आज के टाइम से 20 साल आगे होती, वहाँ पे हर वो चीज़ होती जो कि लोगों को एक्सपीरियंस देती। वहाँ पर इको कल्चर होता, वहाँ पर हम लोग पेट्स के साथ में काम कर रहे होते, हम लोग हर चीज़ परफेक्ट कर रहे होते। और मुझे लगता है कि जो हम पूल बनाते उसे मल्टीपल ड्रिवन पूल बनाते, शायद छत पे बनाते, ऐसा कुछ करते। और मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो मैं कोशिश करता हूँ कि हो पाए पॉसिबल। जैसे हमने यहाँ पर काफ़ी, उदयपुर में ऐसा कल्चर है, बॉक्स स्ट्रक्चर चलता है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखेंगे बॉक्स स्ट्रक्चर में देखेंगे, गोवा में आपको ऐसे नहीं दिखेंगी, आपको सब कुछ जो है ऊपर से टैपर दिखेंगे, बिकॉज वहाँ का जो रेन वगैरह का जो नेचर है। तो मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें लेके आना चाहता हूँ जो एक कैरेक्टर बताती हूँ अपने आप में। वो नहीं ऐसे सिंपल बॉक्स स्ट्रक्चर में आपकी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ ऐसा कैरेक्टर बताती हो, पूल आपके बेड तक आता हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ मैं आपकी डायरेक्ट एंट्री हो, मतलब अभी बहुत सारी विलाज ऐसी चीज़ें कर भी रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को चीज़ें बता भी रहा हूँ कि आप इस तरह की चीज़ करो। अभी हमने एक पूल बनाया, ला वियोला करके एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर हमने एक पूल का सजेशन दिया था और उन्होंने किया। आप समझिए 6 रूम की प्रॉपर्टी में हमने वहाँ पर तकरीबन 7,000 स्क्वायर फीट का पूल बनाया है, और उसके अंदर आप कायाकिंग करते हैं।
ओह, हाँ, तो ये हमने थाईलैंड वाला कंसेप्ट, एक जो मैंने थाईलैंड में एक मैं जगह रुका था वहाँ पे कहाँ कायांग, है ये विला? काफी फेमस एक जगह होटल है, हो गया। तो वहां से मैं इधर में नहीं, उदयपुर में कौन सा है ये विला? लावियोला, ओके। तो यहाँ पर हमने वो कंसेप्ट ओनर को बताया, ओनर को काफी अच्छा लगा, ऑल्दो काफी ज्यादा कॉस्ट ड्रिवन था, बट अगेन ओनर ने ये रिस्क लिया। मैंने चाइना से बोट मंगाई उसके आई लिए। थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा कन्विंस करने में एक्सपर्ट हो, बिकॉज आप ओनर से किडनी मांग लेते तो वो भी दे देता वो अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं बट रिजेक्शन मिला है कभी लाइफ में किसी ओनर से? सर पहले मिलता था, पहले नहीं लोगों को समझ थी इतनी। क्या क्या रीजन देके? पहले जैसे पूल वगैरह होते थे, काफी छोटे पूल बनाते थे लोग, बस एक खाली ऐसा नॉर्मल यूज के लिए। अब क्या हो गया, पूल ड्रिवन प्रॉपर्टी बनती है, पूल सबसे पहले बनता है सर, सबसे पहले जो डिजाइन है वो पूल का होता है। ओके। तो ये जो चेंजेस हैं वो पहले लोग नहीं समझते थे। क्या करें, 1000 स्क्वायर फीट का पूल तो बहुत बड़ा हो गया, इतना पानी होता है ये, बट सर जो लुक एंड फील आता है पूल से, जो पूल आपको करके देता है वो कोई भी चीज नहीं करके दे सकती किसी प्रॉपर्टी को। सो ओके जितन यार, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट आपने बहुत ही कम एज में जो अचीव किया है, जो मैच्योरिटी इस इंडस्ट्री को लेके आप में आई है, इट इज़ रियली इंस्पायरिंग। एंड हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी यंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं जिसके पास एक ऐसा विजन है जो नेक्स्ट 3 years या 5 years का नहीं सोच के नेक्स्ट 20 years का सोच रहा है। Yes, sir. आई होप एंड वी विश यू अ वेरी ह्यूज सक्सेस। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप एक दिन इलॉन मस्क के साथ मार्स से भी ओरूबुल बनाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू।